Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT Class 12 Unit 6. In today's class, we are going to learn about the experiments on DNA. Okay, and we will be covering Griffith's experiment, Hershey and Chase experiment and Michelson and Stahl experiment. तो आज की क्लास में हम डीएनए के ऊपर जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे. हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मिचेल्सन और स्टाइल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन वी विल सी व्हाट दे कंक्लूडेड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स. लेट्स बिगिन. ओके, सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या दिया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया. ग्रिफिथ ने किसके बारे में बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया. ओके, लेट्स लर्न कि क्या हुआ था. ग्रिफिथ ने कंडक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर? उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बैक्टीरिया के ऊपर. और बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रेन थी? इट वॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया. और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ही टुक टू डिफरेंट स्ट्रेन्स, दो स्ट्रेन्स ली. एक आर स्ट्रेन ली और एक एस स्ट्रेन ली. जो आर स्ट्रेन थी वो रफ स्ट्रेन थी. आर स्ट्रेन जो थी वो रफ स्ट्रेन थी और वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी? आर स्ट्रेन वॉज प्रोड्यूसिंग रफ कॉलोनीज. और इन कॉलोनीज का कोई भी पॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं थी इन कॉलोनीज में. और आर स्ट्रेन जो था ये नॉन विरुलेंट थी. आर स्ट्रेन क्या थी? ये नॉन विरुलेंट थी, यानी कि ये निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था आर स्ट्रेन. ओके, उसके बाद जो एस स्ट्रेन थी इट वॉज प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनीज. और जो कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही थी उनमें क्या था? उनमें एक पॉलीसेक्राइड कोटिंग थी. और ये एस स्ट्रेन जो थी इट वॉज कॉजिंग विरुलेंस, यानी कि ये स्ट्रेन क्या थी? ये virulent थी. It was causing pneumonia in the mice. So what he did first, he injected rough strain जो कि non virulent है. When he injected this rough strain into the mice, what he found कि mouse lived. जो mouse था वो जिंदा रहा. Mouse didn't die. Okay, second what he did, इसने स्मूथ स्ट्रेन जो कि विरुलेंट थी, वंस ही इंजेक्टेड दिस स्मूथ स्ट्रेन इनटू द माउस, द माउस डाइड. माउस जो था वो इस केस में माउस को क्या हो गया? माउस की डेथ हो गई. थर्ड केस में उसने क्या किया? हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को उसने इंजेक्ट किया माइस में. when he injected heat killed smooth strain into the mice, in that case mouse lived. Okay, then another experiment he carried out, he took rough strain और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी कि उसने रफ स्ट्रेन लिया जो कि नॉन विरुलेंट था और एस स्ट्रेन लिया जो कि विरुलेंट था. और जब उसने एस स्ट्रेन जो था ये हीट किल्ड था, जब उसने ये हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन को आपस में मिला के माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डाइड. इससे उसने क्या कंक्लूड किया? बाय दिस ही कंक्लूडेड दैट जो लाइव आर स्ट्रेन था, जब ये लाइव आर स्ट्रेन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन. ये लाइव आर स्ट्रेन जो था इन प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन जो था और हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इन्होंने आपस में मिलके कुछ तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से जो माइस था वो मर गया. सो द जो माउस था, द माउस डाइड, क्योंकि देयर वॉज द आर स्ट्रेन जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया. किसकी वजह से? दिस आर स्ट्रेन इट वॉज ट्रांसफॉर्म बाय दिस heat killed S strain bacteria. It means what has happened here? The transfer of genetic material has happened which led to the death of the mice. So ये जो था ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो किसने दिया था? इट वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय द ग्रिफिथ.
ओके, द सेकेंड इज द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में क्या था? हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में दे कैरिड आउट देयर एक्सपेरिमेंट ऑन दी बैक्टीरियोफाजिस। उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया? बैक्टीरियोफाजिस के ऊपर। बैक्टीरियोफाजिस होता क्या है? फाजिस आर नथिंग बट दे आर द वायरस। वो क्या होता है? वो वायरस होते हैं। सो द वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, they are called as bacteriophages or bacteriophages. Okay, so this Hershey and Chase, उन्होंने ये डिस्कवर करने की कोशिश की जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वेदर इट इज डीएनए और प्रोटीन। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड की जो बैक्टीरिया से जो इस बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जाता है वो डीएनए जाता है या प्रोटीन जाता है। सो दे वांटेड टू सी विच इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल है जो जाता है बैक्टीरिया में जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन होता है। सो फॉर दैट व्हाट दे डिड, उन्होंने रेडियो एक्टिव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। ओके, क्या किया? रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। किसके लिए? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ लेबल किया। सो दे लेबल्ड रेडियो एक्टिव, दे लेबल्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद रेडियो एक्टिव सल्फर। और डीएनए को उन्होंने किसके साथ किया? डीएनए को उन्होंने किया फॉस्फोरस के साथ। सो दे लेबल्ड डीएनए विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उसके बाद जब उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन को जब जब इस वाली बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया इकोलाई सेल्स को, तो उनको क्या मिला? देयर वॉज नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स। सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उनको क्या मिला? द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट। रेडियो एक्टिविटी किस में मिली उनको? सुपर नेटेंट में मिली। वाइलेस ऑन द अदर केस, जहां पे उन्होंने फाजिस के डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ लेबल किया, तो वहां पे जब उन्होंने फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में जब ब्लेंडिंग हुई, जब ब्लेंडिंग के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, तो उनको रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली? द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सेल्स। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे थी? द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सेल्स। और सुपरनेटेंट में उनको कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? दे कंक्लूडेड दैट इट इज द डीएनए विच एंटर्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द सेल। तो क्या एंटर करता है? इट इज द डीएनए that enters the bacteria from virus। क्या एंटर करता है? डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया से वायरस पे। सो हर्शी एंड चेज ने ये बताया कि डीएनए और प्रोटीन में से क्या जाता है कहीं पे भी? इट इज द डीएनए, इट इज नॉट द प्रोटीन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द मिसेल्सन एंड स्टैल एक्सपेरिमेंट। मिसेल्सन और स्टैल ने क्या किया? उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया डिफरेंट मीडियम्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मिसेल्सन एंड स्टैल दे ग्रू द इकोलाई ऑन ए मीडियम कंटेनिंग आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15। उन्होंने किसके ऊपर ग्रो किया इसको? उन्होंने एक ऐसे मीडियम के ऊपर ग्रो किया जिसमें आइसोटोप किसका प्रेजेंट था? N15 आइसोटोप प्रेजेंट था एज ए नाइट्रोजन सोर्स। जो इकोलाई है डीएनए तो उसको लेना ही है, डीएनए में नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसलिए उन्होंने इकोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स क्या था? आइसोटोप N15। ओके, तो उन्होंने क्या देखा? दिस N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जो नया डीएनए बना, जो ये नया डीएनए बना, उसमें क्या था? द न्यू डीएनए कंटेन्ड व्हाट? न्यू डीएनए कंटेन्ड दिस N15। न्यू डीएनए में क्या था? N15 आइसोटोप जो था वो नए डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया था। एंड दे नेम्ड दिस एज द हैवी डीएनए। इन्होंने इसका क्या नाम दिया? इसको उन्होंने हैवी डीएनए के नाम से बोला। उसके बाद उन्होंने क्या किया? हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए। अब हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से उन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उन्होंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन की उन्होंने, और सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए क्या यूज किया? दे यूज्ड सीजियम क्लोराइड फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट। उन्होंने सीजियम क्लोराइड को यूज किया डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए। दे यूज्ड सीजियम क्लोराइड फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके,
उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस इकोलाई को तो पहले उन्होंने N15 पे ग्रो किया था, उसके बाद अब इन्होंने नेक्स्ट इकोलाई को किसके ऊपर ग्रो किया, दे ग्रू दिस इकोलाई ऑन ए मीडियम, एक ऐसे मीडियम में जहां पे कि क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन 14 आइसोटोप जो था नाइट्रोजन 14 का प्रेजेंट था एज ए नाइट्रोजन सोर्स। अब नाइट्रोजन सोर्स क्या था नेक्स्ट, N14 वॉज प्रेजेंट एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, N14 प्रेजेंट था क्या, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे जब इन्होंने इसके सैंपल्स लिए तो इसको सैंपल्स में उनको क्या मिला, उन्होंने ये देखा कि इकोलाई जो है इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, और एवरी 20 मिनट्स के जब उन्होंने डीएनए लिया तो उनको एक हाइब्रिड डीएनए मिला जिसमें कि एक स्ट्रैंड N15 का था, एक स्ट्रैंड N14 का था, और जो डीएनए की पूरा डिवीजन था वो 40 मिनट्स के बाद कंप्लीट होता था। तो उसमें उन्होंने क्या, उसमें उनको क्या मिला, उसमें उनको दो ऐसे स्ट्रैंड्स मिले जिसमें कि एक N14 था और एक N15 था, और दो स्ट्रैंड्स उनको क्या मिले जिसमें सिर्फ N15 डीएनए था। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट, मतलब ये पेरेंट के किसी भी स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनता है। और इससे उन्होंने जो लॉ दिया वो क्या था, इससे उन्होंने क्या बताया, इससे दे गेव दी मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन था जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी पेरेंटल स्ट्रैंड, इसलिए जो रेप्लिकेशन है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।